दोस्तों कैसे हो। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बताओ कैसे हो आप। ना कमेंट करते हो और ना ही कोई सुझाव देते हो। आप बस पढ़ाई करो। पढ़ने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कंटिन्यूटी यानी कॉन्फिडेंस और धैर्य। हम पढ़ रहे थे एसएसटी, जो एक स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल समझता है एसएसटी को, सामाजिक ज्ञान है, पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैथ और साइंस ज़्यादा नंबर की आती है? नहीं ना। वही पेपर, सेम पेपर, उतने ही नंबर का आपका एसएसटी का भी आएगा, उतने ही नंबर का हिंदी का भी आएगा, उतने ही नंबर का इंग्लिश का भी आएगा। तो आप पर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। मेरी मैं यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासें प्लस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं, एक सोशल स्टडी का, एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटिकल साइंस का। तो वहाँ पर मैं नोट्स अपलोड कर दूँगा, आप ज्वाइन कीजिए। चलो ठीक है, अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर मैंने इसलिए नहीं कि वो थोड़ा उसमें वर्ड भी उपचुक है, वो थोड़ा लेती, वो लास्ट में लेंगे तो आपके शायद वो तैयार रहेगा, फिर तुरंत उसका रिवीजन कर लेंगे। तो हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लिया, प्रथम विश्व युद्ध पर राष्ट्रवाद के उदय कारण में प्रथम विश्व युद्ध आ गया, फिर सत्याग्रह का विचार आ गया, फिर रोलेक्ट एक्ट आ गया, उसके बाद में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन में आंदोलन की अलग अलग धाराएं थी, ग्रामीण क्षेत्र अलग, शहरी क्षेत्रों में अलग, यानी कि जो इसका उद्देश्य था वो एक नहीं हो पाया। सीधी बात है, सबकी अलग अलग धाराएं थी। शहरी, सबसे पहले शहर में शुरुआत हुई, वहाँ के लोगों ने, मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेशी कपड़े सस्ते थे और स्वदेशी कपड़े महंगे पड़ रहे थे। तो इस तरह वो धीरे धीरे वहाँ भी डाउन हो गया। फिर हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन पहले से ही चल रहे थे। तो उनमें ये था मतलब डिफरेंस ये था कि ये आंदोलन जमींदार वर्ग और, यानी कि ये आंदोलन जमींदारों के प्रति चल रहा था, किसानों का, क्योंकि किसानों का डायरेक्ट कनेक्शन अंग्रेजों से नहीं। क्यों? क्योंकि बीच के कड़ी जमींदार था। अब जमींदार उनसे कर वसूल करता था और वो कर वो अंग्रेजों को बेचते थे जमींदार। तो जमींदार मनचाहे कर बढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि वो बीच में अपना प्रॉफिट भी देख रहे थे। तो इसलिए किसानों का जो आंदोलन था वो ताल्लुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध था, जो असहयोग आंदोलन से पहले ही चल रहा था, जिसमें हमने जिक्र किया था अवध का किसान आंदोलन है। फिर अवध किसान सभा का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर धीरे धीरे ये फैल गया। तो ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि इनका उद्देश्य अलग था, हिंसक हो गए थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही लूटपाट चालू कर दी, बड़े व्यापारियों और जमींदारों की दुकानों, बाजार में हमला, गोदामों पे कब्जा करना, ये सब स्टार्ट हो गया। तो कांग्रेस इनको शामिल नहीं करना चाहती थी। फिर अब देखते हैं हम बागानों में स्वराज्य। 3 पार्ट में था, शहरों में, ग्रामीण में और बागानों में।
महात्मा गांधी ने जैसे ही घोषणा की या उनके विचारों की अवधारणा जब मजदूरों के पास पहुंची तो मजदूरों ने भी इसका अर्थ अलग निकाल लिया। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि आपको लगान नहीं देनी है और सबको ज़मीनें मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका अर्थ अलग हिसाब से निकाला और वो हिंसक हो गए। इसी तरह महात्मा गांधी के जो स्वराज्य का विचार था वो भी मजदूरों ने अपने स्वराज्य यानी अपनी स्वतंत्रता से जोड़ लिया। क्यों? जब मिल जो ये बागान थे वहाँ पर मजदूर जो कार्य कर रहे थे उनको घर जाने की अनुमति नहीं थी, पहली चीज़। तो जब महात्मा गांधी ने इसकी घोषणा की स्वराज्य, तो उन्होंने सोचा कि अब स्वतंत्रता मिल जाएगी। असम में चाय के बागानों में जो मजदूर था उन्होंने आज़ादी का मतलब सिर्फ अपने लिए ही रखा, अपने तक ही सीमित रखा। उन्होंने सोचा कि इस चार दीवारी से बाहर निकल जाएंगे। जो वहाँ पर कोई मुश्किल से किसी भी मजदूर को बाहर जाने दिया जाता था। तो मजदूरों ने अपनी स्वराज्य को अपनी स्वतंत्रता से जोड़ लिया, किसानों ने स्वराज्य को अपनी स्वतंत्रता से जोड़ लिया। शहर में हुआ, लेकिन शहर में फिर मध्यम वर्ग इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने चाय के बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने अधिकारियों का कहना मानना मना कर दिया और वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको आज़ादी का मतलब था अपने गांव से संपर्क करना। उनकी आज़ादी का मतलब यही था, क्योंकि उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता। अब ये तो एक थ्योरी है, यहाँ कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये तो जब आपके असहयोग आंदोलन आए या उनकी विभिन्न धाराएं आए तब आपको लिखना है। अब मेन जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि इमिग्रेशन एक्ट, ध्यान रखना, इमिग्रेशन एक्ट 1859, ऊपर रामखा नीति जो किताब में आप भी पढ़ रहे हैं, मैं तो वही बता रहा हूं जो मोस्ट है। तो इसमें एक एक्ट था, इमिग्रेशन एक्ट 1859 में। इसके तहत मतलब जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे वो बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकते थे। तो समझ में आया कि इमिग्रेशन एक्ट, पहला क्वेश्चन है कि इमिग्रेशन एक्ट किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन, इस इमिग्रेशन एक्ट से क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इमिग्रेशन एक्ट से पहले तो पहला क्वेश्चन है कि इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? 1859 में। फिर है इमिग्रेशन एक्ट क्या है? तो बागानों में काम करने वाले बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकते। तो ये इमिग्रेशन एक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, मार्कर से कर लेना। इस बागान वाले में यही एक क्वेश्चन है, बाकी राम कहानी है वो तो आप भी लिख दोगे उसको। तो इमिग्रेशन एक्ट के बारे में ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पे बागानों में मतलब मैंने पहले बताया ना, कोई रेयर में जिसकी किस्मत बुलंद हो उसको ही बाहर जाने की इजाज़त थी। जब महात्मा गांधी ने ऐलान किया तो मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानना मना कर दिया और वो वहाँ से निकल पड़े। कहाँ? अपने गांव के लिए। लेकिन उनकी बदकिस्मती, देखो, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी। क्या हुआ? रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल चल रही थी। वो जब वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब तो गांधी राज आ गया है,
यानी कि इनका अंत हो जाएगा और गांधी राज आ जाएगा। लेकिन आगे गए तो उन्होंने देखा कि रेलवे और स्टीमर मतलब जो पानी में चलने वाले, उनकी हड़ताल थी। तो वो तो फंस गए दोनों तरफ, बीच में फंस के, ना इधर के ना उधर के, पिटाई होने वाली थी उनकी तो। और वो भी पुलिस ने पकड़ के उनकी जमकर पिटाई की। क्यों? क्योंकि वो तो बीच में अटक गए, ना इधर से इधर के रहे ना उधर के रहे, और अटक गए। पुलिस ने इनको बहुत बेरहमी से पीटा। अब एक चीज हम कैलकुलेशन करते हैं, आप भी दिमाग लगाया करो। किताब पढ़ना फिर बंद कर देना ही नहीं है। आज से ही आप ये आदत डाल लो, ताकि आगे 11th 12th है, आगे की क्लासों में आप प्रेशर या परेशानी में ना आए। अब हम देखते हैं तीनों आंदोलनों का, ये जो आंदोलन तो एक ही था, लेकिन तीनों धाराएं, आंदोलन की जो 3 धाराएं 3 शाखाएं निकली थी, उनके बारे में। तो पहली चीज समझ, हमने जो पढ़ा उनमें देखा, पहली बात जो सामने आई है वो है कि स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। जैसे किसान आंदोलन जो चल रहे थे, किसानों ने अपने लिए कि कर लगान बढ़ा दी तो वो कम हो, और जो ज़मीन पट्टे पे दी जाती थी और वो बार बार चेंज होता है, तो अपनी समस्याओं को लेकर ही आंदोलन कर रहे थे। तो उनका असहयोग आंदोलन से कनेक्शन नहीं हो पाया, और वो करते भी तो हिंसा पर उतार हो गए, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। फिर इधर चलो, आदिवासियों की समस्या क्या थी कि उनको जंगल में जाने से रोक दिया गया, जबकि आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं लकड़ियाँ बीनते हैं जलाने के लिए, और पशु चराते हैं। तो वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहे थे, और बागानों में काम करने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता, यानी यहाँ से इस जो 4 दीवारी थी उससे आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने स्वराज्य के या स्वतंत्रता का मतलब ये निकाला कि यहाँ से 4 दीवारी से हम बाहर घर से संपर्क कर पाएंगे। तो सभी लोग ये सोच रहे थे, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे बागानों में काम करने वाले मजदूर हो, सब ने स्वराज्य का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। बागान वाले घर जाने की छुट्टी मिल गई, और आदिवासी जंगल में प्रवेश की छुट्टी मिल गई, किसान और लगान और जो पट्टे थे उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी, जो पट्टे बार बार चेंज कर रहे थे किसानों को। तो इस तरह ये आंदोलन भारत में फैला, पूरे भारत में, लेकिन हर वर्ग ने इसका अलग अलग अर्थ निकाला। फिर फरवरी 1922 में एक घटना हुई, चौरी चौरा कांड। उस कांड को होने के बाद में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस ले लिया तो जो उग्र नेता थे कांग्रेस में, जैसे उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू भी युवा थे, उग्र थे, सुभाष चंद्र बोस उग्र थे, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया, और कुछ स्तंभ रह गए कि जो आंदोलन अपने चरम पर था उसको इन्होंने वापस ले लिया। तो इससे 2 पक्ष बन गए, एक पक्ष ठीक मानता था, दूसरा पक्ष इसको गलत मानता था। तो इस घटना के बाद में, चौरी चौरा कांड के बाद में, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर इसके बाद में दूसरा आंदोलन
सविनय अवज्ञा की ओर आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरे आंदोलन की जो रूपरेखा है, पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, वो था सविनय अवज्ञा की ओर। टॉपिक तो आगे आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया, कारण क्या थे? हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, तो कारण भी तो पता होना चाहिए हमें। एक कारण का ही हमें पता है कि चोरी चोरा कांड के कारण वापस ले लिया। नहीं दोस्तों, इसमें बहुत से कारण थे। अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है फरवरी, यानी कि फरवरी में भी डेट 22 फरवरी है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो आपको डे याद नहीं रखना है। फरवरी 1922 में आंदोलन को वापस लेने का कारण, तो मैंने अंदर से कारण निकाले हैं। कारण डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं लिखा, जो ऊपर लाइन लिखी गई थी असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण के नीचे एरो लगा के फर्स्ट कारण था, कारण आंदोलन हिंसक हो गया था। किसान भी हिंसा पर उतर आए थे और चोरी चोरा कांड भी हो गया था, वहाँ भी हिंसा हो गई थी। पहला कारण था हिंसक होना। फिर महात्मा गांधी को लगा कि अभी सत्याग्रही को और भी ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। दूसरा कारण, ये हिंसक हो गया तो महात्मा गांधी ने सोचा दूसरा कि इनको और ज़्यादा व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा कारण था कि कांग्रेस के कुछ नेता जन आंदोलन से थक गए थे, यानी कि जन संघर्ष से थक गए थे। तो इस तरह आप भी है ना नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाओ, कारण लिखा, उसके नीचे एरो लगा के 1 2 3 जो भी कारण है वो लिखो। ये आज अगर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो भविष्य में इसमें आपकी रुचि बनी रहेगी। भविष्य में आपको कहीं कोचिंग या फिर कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब मद्रास प्रांत के बारे में याद है। मद्रास प्रांत के बारे में हमने कहा था कि वहाँ पे एक जस्टिस पार्टी, गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी, जिसने 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला लिया था। बाकी अधिकांश प्रांतों ने न भाग लेने का विचार किया था। तो अब 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत चुनाव होने वाले थे प्रांतीय परिषदों के, जो गठित की गई थी। तो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। अब भाग लेना चाहते थे तो परिषद, उनका जो मेन मकसद था कि वो चुनाव में कांग्रेस अब भाग क्यों लेना चाहती थी, कुछ नेता, कि उनको लगा कि हम परिषद में जाकर ही ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते, पहला कारण। दूसरा है सुधारों की वकालत कर सकते हैं, दूसरा कारण। और 2 कारण। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण था कि वो दिखाना चाहते थे कि ये जो प्रांतीय परिषद थी, गठित की गई थी, ये प्रांतीय परिषद लोकतांत्रिक नहीं है, ये दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो 3 कारण थे चुनाव लड़ने के। एक तो वहाँ ब्रिटिश सरकारों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, और दुनिया को दिखाना कि यह संस्था लोकतांत्रिक नहीं है। समझ में आया? फिर इसमें ही कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का गठन होता है, स्वराज्य पार्टी। ये कांग्रेस के अंदर ही थी। गठित करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। इन्होंने ही 1924 में पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये
ज़्यादा उग्र थे। ये पूर्ण स्वतंत्रता मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे उन पर। यानी कि जो चुनाव में भाग लेने वाले थे वो नरमपंथी थे, यानी कि उदारवादी दल, जिसे हम उदारवादी कहते हैं, और ये थे उग्रवादी दल से। तो शुरू में जवाहरलाल नेहरू भी उग्रवादी दल से ही थे। तो इन लोगों ने और बड़ा जन आंदोलन चलाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का दबाव बनाया। तो आज के लिए ये यहीं से अब उनमें बागानों में तो इमिग्रेशन एक्ट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी चीज सविनय अवज्ञा की ओर में, पहली बात तो असहयोग आंदोलन के समाप्ति का कारण चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 माना जाता है। लेकिन फिर भी याद रखना, एक जो विचार था सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, महात्मा गांधी समझते थे। फिर है जो 1919 के 1919, हाँ एक क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, सॉरी। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस एक्ट के तहत, यानी कि कौन सा एक्ट है जिसके तहत प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया और चुनाव कराए गए। तो वो था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट का ध्यान रखना। इसमें 2-3 क्वेश्चन बना सकता है, किधर से भी, एक तरफ से किस एक्ट के तहत चुनाव हुए, और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1919 में। इसके तहत किसका गठन किया गया, प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। और एक स्वराज्य पार्टी जो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1924 में, डेट देने रखी है लेकिन ध्यान रखना 1924 में। ओके, धन्यवाद। मेरा समझाने का तरीका शायद हो सकता है धीमा हो या कुछ को समझ में नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसमें सुधार करूँगा। रही बात बोर्ड की, मुझे भी पता है कि बोर्ड पर मैं ये चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन उसके 2 पहलू हैं हर चीज़ के। बोर्ड पर जो टीचर, कोई भी टीचर मान लो, एक्सप्लेन करता है, तो जैसे अब मैंने आपको पूरा बायोडाटा बताया है, तो उतना बायोडाटा हम बोर्ड पर नहीं बता सकते। वहाँ पे कुछ मिस हो जाता है, कुछ फिर कई प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन मैं बोर्ड पे भी क्लास लूँगा और आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। तो आप देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लाइक करते हैं, उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना पढ़ने के प्रति रुचि रखते हैं या इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का। ओके, धन्यवाद दोस्तों।